हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे कि जो रिएक्शंस हैं वो कितने टाइप्स की हो सकती है। तो जैसा कि आपने देखा कि जो फर्स्ट रिएक्शन थी वो थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और जो सेकंड रिएक्शन थी उसके अंदर वो थी दैट वाज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अब हम एलिमिनेशन रिएक्शन को समझेंगे कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है। सो बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन को समझने के लिए इतना ध्यान रखना है कि समथिंग इज गेटिंग एलिमिनेट, तो कुछ ना कुछ वहाँ से एलिमिनेट होता दिखाई देगा। इसके अंदर बस इतना ध्यान रखना है आपको कि सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे दैट विल बिकम अनसैचुरेटेड। वो क्या हो जाएंगे? अनसैचुरेटेड हो जाएंगे, यानी कि सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होने वाला है? डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट होने वाला है। अब देखिए इसके अंदर जो इसका मैकेनिज्म है उसे हमें कैसे देखना है। यहाँ पे हमें एक ध्यान रखनी है बात। वो क्या ध्यान रखनी है कि जो भी फंक्शनल ग्रुप के साथ, यहाँ से इस कार्बन के साथ यदि जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इस कार्बन को हम अल्फा बोलते हैं, उसके साथ वाले कार्बन को हम बीटा बोलते हैं, उसके साथ वाले कार्बन को हम गामा बोलते हैं, और उसके साथ वाले कार्बन को हम डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, ये कॉमन नेम की नोटेशंस है। और जब हम इसे आईयूपीएसी भी करेंगे तो हम हमेशा फंक्शनल ग्रुप वाले के कार्बन को 1 देते हैं, देन सेकंड देते हैं, थर्ड देते हैं, एंड देन फोर्थ देते हैं। तो हमारा जो ट्रेंड चलता है वो इस वे में चलता है। तो कॉमनली जो हम बात करेंगे वो आई मीन दैट इज अल्फ़ा बीटा डेल्टा, अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा में बात करेंगे। तो हमें थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये क्या है। ठीक है, तो समझते हैं चीज़ों को कि अभी 2 पॉइंट को आपने ध्यान रखना है और 2 पॉइंट से हमें इस चीज़ को समझना है कि क्या है। तीसरा पॉइंट जो एक आपको और ध्यान में रखना है, तीसरा पॉइंट है बेस का। ठीक है, वी नो अबाउट द बेस। देखिए जितने भी न्यूक्लियोफाइल्स हैं, न्यूक्लियोफाइल्स जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, दे विल एक्ट एज ए लुइस बेस। वो कैसे एक्ट करते हैं? लुइस बेस की तरह एक्ट करते हैं। एंड बेस इज ऑलवेज अटैक ऑन हाइड्रोजन। बेस हमेशा कीन रहते हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर सकें। तो ये तीनों पॉइंट्स को आपने समझना है फॉर द एलिमिनेशन रिएक्शन, और हमारी जो प्रोसेस है वो बहुत इजीली आप समझ जाएंगे। पहला एलिमिनेशन, द सिंगल बॉन्ड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड। दूसरा जो आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो कार्बन की पोजीशंस है हम उसे अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा में ध्यान रखेंगे। एंड जो थर्ड पॉइंट है वो है कि बेस विल एक्ट, जो बेस है हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऐसे बेस की तरह एक्ट करेगा, और बेस की टेंडेंसी होती है कि वो हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करते हैं। नाउ वी आर रेडी फॉर द एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हम एलिमिनेशन रिएक्शन को बहुत इजीली समझ सकते हैं। लेट अस सी कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है। व्हेन हेलो एल्केन विद बीटा हाइड्रोजन, नाउ सी द बीटा हाइड्रोजन ओवर देयर। सी यहाँ पे ये इस जो हमारा कंपाउंड है इसको समझते हैं कि ये कैसे लिखा हुआ है। सी सी एंड दिस इज एक्स। मैंने एक्स की पोजीशन को इधर आगे लिख लिया, एंड यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है। सो मैंने इस कंपाउंड की जो राइटिंग पार्ट है उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है ताकि आप चीज़ को समझिए। नाउ सी, ये फंक्शनल ग्रुप है, क्लोरो फ्लोरो जो भी आपके पास यहाँ पर हेलोजन ग्रुप है, कोई भी हेलोजन ग्रुप है वो एक्स से डिनोट हो रहा है। तो उसके साथ वाला जो कार्बन है दैट कार्बन विल बी अल्फा, और उसके साथ वाला कार्बन क्या होगा? दैट विल बी बीटा। नाउ यहाँ पर बात को समझने वाली है कि व्हेन अ हेलो एल्केन्स विद बीटा हाइड्रोजन, याद रखें ये केवल वही रिएक्शन परफॉर्म करते हैं जिनके अंदर बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी। यदि बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगी तो एलिमिनेशन रिएक्शन भी नहीं होगी। पॉइंट इज दिस। ठीक है, अब हम कंडीशन की बात करते हैं। इज हीटेड विद एल्कोहलिक सोल्यूशन, ये हमारी सिचुएशन हो गई। ये है कि हमें इसको किसके अंदर हीट करना है? अल्कोहलिक सोल्यूशन में करना है। ठीक है, ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड मीन्स KOH। अब KOH की 2 खास बात है। KOH को हम एक्वस में भी यूज़ करते हैं, KOH को एल्कोहलिक में भी यूज़ करते हैं। जब एल्कोहलिक में यूज़ होती है तो ये हमेशा कैसी रिएक्शन देती है? एलिमिनेशन रिएक्शन देती है। ठीक है, there is elimination of the hydrogen atom from the beta carbon and a halogen from एटम फ्रॉम द अल्फा कार्बन। सी दो काम हो रहे हैं। अल्फा कार्बन का तो हेलोजन रिमूव हो रहा है और बीटा कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ से निकलेंगे, दोनों एटम यहाँ से निकलेंगे, जिसके पास यहाँ से
जो बॉन्ड क्रिएट होगा वो कौन सा बॉन्ड क्रिएट होगा, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक, ये इसका बेस है एलिमिनेशन रिएक्शन का। तो हमें समझना है कि बेस क्या है। पहला हमें ये पता होना चाहिए कि एलिमिनेशन रिएक्शन में सैचुरेटेड विल बिकम दी अनसैचुरेटेड। दूसरा यहाँ पर अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा ये कार्बन्स होते हैं, कार्बन की नोटेशंस होती है। और तीसरा जो हमारे पास सिचुएशन है वो ये है कि जो बेस है, बेस ऑलवेज अटैक ऑन दी अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और यहाँ से बहुत इजीली जो हमारा हेलोजन ग्रुप है वो लीव कर जाएगा। तो हाइड्रोजन जो यहाँ पर हेलोजन है विल एक्ट एज ए लिविंग ग्रुप, हम उसे क्या कहते हैं, लिविंग ग्रुप। ओके, क्योंकि हेलोजन्स आर वेरी गुड लिविंग ग्रुप, वो बहुत अच्छे क्या होते हैं, लिविंग ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, ध्यान रखनी है ये बात, ये बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। ये इतनी जल्दी यहाँ से रिमूव हो जाते हैं कि इमीडिएटली ये रिएक्शंस में कुछ और प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो दे आर वेरी गुड लिविंग ग्रुप। अब देखिए कि मैकेनिज्म को समझते हैं कि मैकेनिज्म क्या होगा। ठीक है, मैकेनिज्म के अंदर आप क्या देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ अगर हम समझे बात को तो सब कंडीशंस की बात होगी कि अल्कोहलिक KOH सॉल्यूशन चाहिए हमें, अल्कोहलिक KOH सॉल्यूशन चाहिए, यहाँ पर ही लिख देते हैं KOH चाहिए अल्कोहलिक। ठीक है, देयर इज एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बीटा कार्बन एंड द हेलोजन एटम फ्रॉम द अल्फा कार्बन। ठीक है, तो अल्फा से क्या निकल रहा है आपका हेलोजन, और हाइड्रोजन जो निकल रही है वो बीटा कार्बन की निकल रही है। एज ए रिजल्ट एन एल्कीन इज फॉर्म एज ए प्रोडक्ट, तो एल्कीन की फॉर्मेशन हो गई है, एल्कीन यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बन गया हमारे पास। ठीक है, एंड सिंस बीटा हाइड्रोजन एटम इज इन्वॉल्व इन द एलिमिनेशन, तो बीटा हाइड्रोजन इन्वॉल्व है एलिमिनेशन में, इट इज ऑफन कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन। तो हम इसे एलिमिनेशन रिएक्शन के साथ साथ हम इसे जो और नाम से बुला सकते हैं वो है बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, हम इसे बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। तो याद रखने वाली बात है कि कैसे कैसे रिएक्शन होगी। नाउ सी बेस, बेस जो है वो किस पर एक्ट करेगा, बेस विल एक्ट ऑन दी हाइड्रोजन, बेस हाइड्रोजन पर एक्ट करेगा और BH की फॉर्मेशन करेगा, BH। ठीक है, यहाँ पर KOH एक बहुत ही अच्छा बेस है। अब आप सोचिए कि बेस किसके ऊपर एक्ट करेगा, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव। नाउ दिस OH नेगेटिव विल एक्ट ऑन दिस हाइड्रोजन एंड फॉर्म दी वाटर, और यहाँ पर उसने क्या बना लिया, वाटर की फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, दूसरा यहाँ से जब लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा दैट इज X नेगेटिव, और यहाँ क्या पड़ा हुआ है K पॉजिटिव, एंड दे बोथ विल फॉर्म KX। ठीक है, ये K पॉजिटिव इसके साथ फॉर्मेशन कर लेगा, ये भी बन गया। अब इस कार्बन के ऊपर देखते हैं, यहाँ इस कार्बन से फिर से एलिमिनेट कर रहा हूँ मैं, इस कार्बन से जो बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन से जब हाइड्रोजन गया होगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यही छोड़कर गया होगा। आप देखिए कि ये एरो किस तरफ है, नीचे की तरफ है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपने यही ड्रॉप करके गया, और इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करके गया तो इस कार्बन के ऊपर जो बीटा कार्बन है उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लीव करके गया, हाइड्रोजन में जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ से रिमूव हुआ है। ठीक है, एंड नाउ ठीक है, अब यहाँ से ये वाला जो हेलोजन ग्रुप है जब ये लीव करके गया होगा तो नेचुरली ये लिविंग ग्रुप है और अपने इलेक्ट्रॉन लेकर गया है, दैट्स वाई X नेगेटिव जो यहाँ पर नोटेट किया। तो इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज दे बोथ विल फॉर्म दी बॉन्ड ओवर हेयर, ये दोनों के दोनों क्या कर लेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे ताकि चार्जेस खत्म हो सके। अगर जब तक चार्ज रहेगा किसी भी ग्रुप के अंदर, ये अच्छा, जब किसी भी ग्रुप के अंदर चार्ज होंगे वो कभी भी स्टेबल नहीं होता, हमें चार्ज को हमेशा ख़त्म करना होता है, और कंपाउंड भी चाहता है कि हमें चार्ज को एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव जब किसी सेम जो भी एटम्स हैं आ जाए किसी भी एक ग्रुप के अंदर, कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव आया एक नेगेटिव आया, तो वो अपने बॉन्ड को ख़त्म करने के लिए वहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेते हैं। नाउ सी दिस इज़ द वे। अब देखिए दोनों पोर्शन में यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंस दिखा रखा है, एक एलिमिनेशन में और एक सब्स्टिट्यूशन में। दिस इज डिफरेंस। ये है एलिमिनेशन रिएक्शन, जो बेस है, बेस किस पर अटैक करेगा, हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। देखिए और इथेनॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पे H लग जाएगा, तो ये एलिमिनेट हो गया। अब दूसरा यहाँ से लिविंग ग्रुप भी चला गया, जिसकी वजह से इसके ऊपर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये हुआ एल्कीन की फॉर्मेशन, अल्कोहल की फॉर्मेशन, और एक आपका HBr बनेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो सब्स्टिट्यूट होगा, यानी कि Br यहाँ से रिमूव हो रहा होगा
और यहाँ पर ये इथॉक्सी ग्रुप जो है वो यहाँ पर अटैच हो रहा होगा। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दी सब्स्टिट्यूशन एंड दी एलिमिनेशन। समझना है उस चीज़ को, दोनों में अंतर है इस चीज़ को लेके। नाउ रिएक्शन विद द मेटल, ठीक है। अब देखिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस की। फाइन, तो हम समझते हैं इस चीज़ को, हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस की जो रिएक्शन करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं मेटल के साथ। सो अब बनेगा क्या, सोच के देखिए। तो ये इसको बोलते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स, क्योंकि ऑर्गेनिक किसके साथ रिएक्शन में जा रहा है, मेटल के साथ रिएक्शन में जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स की जो सबसे पहले फॉर्मेशन की गई थी वो ग्रिग्नार्ड द्वारा की गई थी, तो दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कंसिडर टू बी एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसकी खास बात यह है कि इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि वाटर के साथ भी रिएक्ट करके फॉर्मेशन दे देते हैं। सो दैट्स वाई इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। नाउ समझते हैं कि क्या है ऑर्गेनिक क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड। देखिए फ्लोराइड का नाम नहीं यूज़ हुआ है, तो फ्लोराइड हाईली रिएक्टिव होने के बाद नहीं यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। विथ सर्टेन मेटल्स टू गिव कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड मेटल बॉन्ड्स। तो देखिए बॉन्ड किस किस के बीच में बना, ऑर्गेनिक, यानी कि ऑर्गेनिक में कार्बन होगा और यहाँ पर क्या होगा, मेटल होगा। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन किस किस का हो रहा है, कार्बन और मेटल्स का। सच कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स। जैसे एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्काइल आर शोज दी एल्काइल चेन, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स। सो दे विल फॉर्म दी, ये अब क्या फॉर्म कर रहा है, दैट इज और इसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलेंगे, ठीक है। तो क्या है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स। तो मैग्नीशियम एक ऐसा मेटल है जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द हेलो एल्केन। कैसे बनता है, विद मैग्नीशियम मेटल इन ड्राई ईथर, ठीक है। हम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब इस रिएक्शन को इसके साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, दैट इज एल्काइल चेन। ये रहा एल्काइल चेन, यहाँ से ये लिविंग ग्रुप के तौर पे एक बार बाहर निकलेगा और किसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, Mg के साथ ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। क्या बनाएगा, दिस इज R, दिस इज Mg एंड दिस इज X। तो RMgX की फॉर्मेशन हो रही है, दैट इज CH3CH2 MgBr और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया, ठीक है। लिथियम के साथ भी बहुत सारे इस तरह की फॉर्मेशन होती है। कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अब बात करते हैं वुड्स रिएक्शन की। वुड्स रिएक्शन, जब भी हमें चेन को डबल करना हो तो हम बात करते हैं वुड्स रिएक्शन की। चेन को डबल कर दिया, यानी कि इवन नंबर में जब हमें डबल करना हो तो हम फॉलो करते हैं वुड्स रिएक्शन को। एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद द सोडियम, ये मेटल का ही केस है, मेटल के साथ ही रिएक्शन हो रही है इसकी, ठीक है। इन ड्राई ईथर टू गिव हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ द कार्बन एटम इन द प्रेजेंस ऑफ हैलाइड। वहाँ पर सोडियम मैग्नीशियम यूज हुआ था, बट यहाँ पर जो हम मेटल यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ सिंगल वैलेंसी का, यानी कि प्लस वैलेंसी का यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ सोडियम, ठीक है। तो सोडियम यहाँ पर आपके साथ जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, इसको हम इस वे में जरूर शो कर सकते हैं, RX एंड 2Na प्लस प्लस। तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये जब बॉन्ड का फॉर्मेशन बनेगा तो ये बनेगा 2NaX, यानी कि 2NaX यहाँ पर आपको बन गया और R आपस में डायरेक्टली कंबाइन हो जाएंगे। सो RR बना, ठीक है, डबल द नंबर, और ये 2NaX यहाँ पर आपको फॉर्मेशन हो गया। इस रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। याद रखें, वुड्स रिएक्शन के अंदर हम केवल एल्काइल चेन लेंगे, यानी कि यहाँ पर बेंजीन का कोई भी जिक्र नहीं होगा। जब बेंजीन का जिक्र होगा तो उसको हम बोल देते हैं फिटिक रिएक्शन। सेम रिएक्शन चलेगा बट यहाँ पर R की जगह आपको बेंजीन नजर आएगा, तो उस रिएक्शन को बोल देंगे हम फिटिक रिएक्शन, ठीक है। जैसे Cl लग गया और यहाँ पर भी Cl लग गया, तो उसको रिएक्शन को हम फिटिक रिएक्शन बोल देंगे। तो वो वुड्स, ये वुड्स है वो फिटिक है। अब एक तरफ R है और एक तरफ बेंजीन है, तो वो क्या हो जाएगी, वुड्स फिटिक। यही हम आगे रिएक्शंस को करेंगे। नाउ जो हमारा नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन्स के अंदर अब बात करेंगे। हेलो एरीन्स के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्चुअली बहुत ही कम होती है, ये बहुत ही ज़्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं। उसके पीछे कुछ रीजंस है, याद रखने वाली बात है। अराइल हैलाइड्स, अराइल हैलाइड्स की बात है जब कार्बन चेन है और बेंजीन नहीं है, एक्सट्रीमली बेंजीन है, आर की चेन नहीं है, यानी कि वहाँ पर आपको बेंजीन नजर आएगी, ओपन चेन मतलब नजर नहीं आएगी कार्बन की। आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
चार रीज़न हैं, चारों रीजन्स को समझते हैं कि अराइल हैलाइड्स बहुत ही कम होते हैं रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद रखें अभी जो हमने पीछे एग्जांपल्स किए हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्काइल हैलाइड्स के किए हैं। अब जो हम बात कर रहे हैं वो अराइल की बात कर रहे हैं। अराइल मीन्स अब हम किसकी बात करेंगे, बेंजीन रिंग की बात करेंगे। अब देखिए कि हो क्यों रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये लेस रिएक्टिव क्यों है। पहला, रेजोनेंस इफेक्ट एक तो इसके अंदर रेजोनेंस इफेक्ट होता है। अब देखिए कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण हमारे पास मैक्सिमम पोर्शन में जो क्लोरीन है, अगर हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट ही करना है, न्यूक्लियोफाइल का यहाँ सब्स्टिट्यूट ये निकलेगा और इसकी जगह कुछ और लगाना है, सो वही तो बात है। अब यहाँ पर क्लोरीन जो है वो इसके साथ जो बॉन्ड का फॉर्मेशन किए हुए है वो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किए हुए है। अब ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कंपैरेटिवली सिंगल बॉन्ड। तो सबसे पहला रीज़न ही यही है कि ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो रेजोनेंस इफेक्ट इन हैलोअरेंज द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द हैलोजन एटम आर कंजुगेशन विद द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द रिंग। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंजुगेशन हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज जो है वो रेगुलरली मूव कर रहा है इन द रेजोनेंस इफेक्ट। ये चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है। द बॉन्ड क्लीवेज इन द हैलोअरेंज इज डिफिकल्ट देन द हैलो एल्केन्स। हैलोअरेंज के अंदर यानी कि इनके अंदर जो बॉन्ड क्लीवेज है वो समहाउ डिफिकल्ट है। रीजन बिहाइंड कि हेलो एल्केन्स है Cl, हेलो एल्केन्स के अंदर जो बॉन्ड होता है Cl यानी कि सिंगल बॉन्ड होता है, दिस इज सिंगल बॉन्ड, बट यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर रखता है इसके साथ, जैसे कि हमने तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखा कि ये डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सेकंड केस करते हैं। तो सेकंड केस के अंदर आप क्या देखेंगे, डिफरेंस इन द हाइब्रिडाइजेशन। नो डाउट यहाँ पर ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये सभी के सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, s करेक्टर ज़्यादा होना। s करेक्टर का ज़्यादा होना यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होना। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव की थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है कंपैरेटिवली sp3। यहाँ पर s करेक्टर 33% है, यहाँ पर s करेक्टर 25% है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी। जितना ज़्यादा s करेक्टर उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन हेलो एल्केन्स द कार्बन एटम अटैच टू द sp3 hybridization, while in case of haloarenes the carbon atom attached to the sp2 hybridized. In sp2 hybridized carbon with a greater s character is more electronegative, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी, and can hold the electron pair CX bond। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा होल्ड करके रखेगा और ज़्यादा टाइटली पैक होगा देन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ठीक है। सो हमारे पास एक ये रीज़न हुआ। तीसरा, अब आप याद रखिए कि SN1 जब हमने रिएक्शन की थी तो उसके अंदर हमने इसको 2 स्टेप्स बताया था, और 2 स्टेप्स बताने के साथ साथ एक जो फर्स्ट स्टेप के अंदर जो फॉर्मेशन हुआ था वो कार्बोकैटायन का हुआ था, यानी कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था। अब वो तो था कि ओपन चेन थी, ठीक है, अलाइलिक थे, अराइल हैलाइड्स थे। अब सोचिए कि यहाँ पर क्या है, अराइल है यानी कि फिनाइल ग्रुप है। इसका मतलब फिनाइल के ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। पर फिनाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इतना ज़्यादा स्टेबल होता ही नहीं है, ठीक है, दैट इज़ द इशू। अब पॉजिटिव चार्ज यानी कि इसका कैटायन तो बनने से रहा, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है इस पर तो आने लगा, तो हम इसको बोलते हैं फिनाइल कैटायन। जो इन केस ऑफ द हैलोअरेंज द फिनाइल कैटायन फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ द सेल्फ आयनाइजेशन विल नॉट बी स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस एंड देयरफॉर SN मैकेनिज्म इज रूल्ड आउट। तो SN मैकेनिज्म होने का तो यहाँ मतलब ही नहीं है। क्लियर हुई बात। तो SN मैकेनिज्म को तो वैसे ही रूल्ड आउट कर रहा है बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रिपल्शन। नाउ पॉसिबल रिपल्शन की बात करते हैं। इट इज़ लेस लाइकली टू इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल टू अप्रोच इलेक्ट्रॉन रिच एरेंज, नो डाउट। अब हम जानते हैं कि इसके ऊपर एक पाई बॉन्ड जो है वो रेजोनेटिंग पार्ट में रहता है। यहाँ से क्लोरीन जो अटैच है इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं। न्यूक्लियोफाइल है उसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। न्यूक्लियोफाइल्स को चाहिए क्या, न्यूक्लियस यानी कि पॉजिटिव चार्ज चाहिए। अब सोचिए कि इधर भी इलेक्ट्रॉन्स है इधर भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो वैसे ही एक दूसरे से क्या करने लगेंगे, रिपल्शन करने लगेंगे, जिसकी वजह से ये रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर हुई बात। तो वी हैव 4 ब्यूटीफुल रीजंस जिसके कारण हमने ये चीज़ को रूल्ड आउट कर दिया कि पहला, सबसे पहले रेजोनेंस इफेक्ट है, दूसरा डिफरेंस इन द हाइब्रिडाइजेशन है, तीसरा इंस्टेबिलिटी ऑफ द फिनाइल कैटायंस है, और चौथा बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रिपल्शन है। बट ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पर एक बात है कि मैंने बोला कि डिफ़िकल्ट है, पर ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता। अब देखते हैं कि होगा कैसे। सिर्फ एक ही छोटा सा उसके अंदर प्रोसेस है जिसके अंदर हम उसको समझेंगे कि पॉसिबिलिटीज़ भी हैं। कैसे पॉसिबिलिटीज़ हैं देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं रिप्लेसमेंट ऑफ दी रिप्लेसिंग बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH नेगेटिव होता है, नो डाउट इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स है, और ये इलेक्ट्रॉन्स यानी कि न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करें। इस प्रोसेस को बोलते हैं डो प्रोसेस। देखिए प्रोसेस थोड़ी सी डिफिकल्ट है बट होती तो है, हमें उसी को कंसीडर करना है। क्लोरोबेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू द फिनॉल बाय
हीटिंग इन द एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, जैसे एक्वस एल्कोहलिक नहीं है, याद रखें एक्वस है। एक्वस के एच NaOH में हम इसे जब हीट करेंगे, देखिए कितना ज़्यादा टेम्परेचर है, 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर। हम मोस्ट अब ये यूज जो फील कर रहे हैं वो 1 एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो फील कर रहे हैं। अब इंटू 300 इसको 300 गुना ज़्यादा बढ़ा देना, उतना तो यहाँ पर वो चाहिए, एंड साथ में चाहिए एसिडिक मीडियम। अब देखते हैं कि देखो तब जाकर ये कन्वर्जन पॉसिबल है, तब जाकर ये किस में चला जाएगा, हमारे OH ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ना। देखो हाँ, इस कन्वर्जन को यानी कि इस सिचुएशन को मेंटेन करना नो डाउट थोड़ा सा मुश्किल है। अब एक चीज़ और हो सकती है, यदि इनके देखिए एक तो ऑर्थो और एक पैरा और ये भी ऑर्थो है, अगर इन तीनों पोजीशंस पर किसी भी एक पोजीशंस पर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा दें, कहीं भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा दीजिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा दीजिए, किसी भी एक लगाएंगे तो ये सिचुएशन कम होती जाएगी, दो लगाएंगे तो सिचुएशन और कम हो जाएगी, यानी कि हमें कंडीशंस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए कितनी ज़्यादा कंडीशंस है। अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप इसकी ऑर्थो पोजीशन पर लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से ये इजीली रिप्लेस हो जाएगा, ये यहाँ से इजीली रिमूव हो जाएगा, यानी कि कंडीशंस हमें कम अप्लाई करनी पड़ेगी। दो लगा दिए तो कंडीशंस और कम अप्लाई करनी पड़ेगी, और तीन लगा दिए तो कंडीशन बहुत ही कम अप्लाई करनी पड़ेगी। देखते हैं कैसे। यहाँ पर हम हमने क्या किया, जैसे यहाँ पे हमने NO2 ग्रुप लगा दिया, बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। कौन सी पोजीशन पर लगाया, पैरा पोजीशन पर लगाया। वहाँ पर हमने 623 केल्विन टेम्परेचर यूज़ किया था। अब टेम्परेचर देखिए कितना 443, और वही एसिडिक मीडियम दो लगा दिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, तो देखिए अब 368 और तीनों ही लगा दिए, और इसको सिर्फ वार्म वाटर के साथ रिएक्शन कर दिया और आपकी रिप्लेसमेंट आपके पास है। तो यही एक इशू है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगाते जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स कम करता रहेगा, जिसकी वजह से रिपल्सिव फोर्सेस जनरेट नहीं होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप में चले गए, जिसके कारण यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और उसका यहाँ पर इसका जो लिविंग है वो बहुत ईजिली हो जाएगा, जिसकी वजह से इसको रिप्लेस करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये सब मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म को अगर हम समझें तो मैकेनिज्म के अंदर आप देख सकते हैं बहुत इजीली, सबसे पहले OH जो है वो अटैक करेगा इसके ऊपर, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव करना स्टार्ट करेंगे। नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ये, तो जैसे ही पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ इसके बाद ही इम्प्रूव करेंगे, यानी कि आगे चलेंगे, तो जिसके कारण यहाँ पर इसका लिविंग जो है वो आसान हो जाएगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों के दोनों ये इसके ऊपर अटैच होंगे, पर यहाँ पर इस कार्बन की जो पोजीशंस है, यानी कि कार्बन की जो हम बात करें कि जो इसकी वैलेंसी है वो मैनेजेबल नहीं होगी, 5 वैलेंसीज हो जाएंगी, तो उसकी वजह से एक ग्रुप को लीव करना होगा। एंड वी नो दैट क्लोरीन इज ए गुड लिविंग ग्रुप, क्लोरीन यहाँ से लीव कर जाएगा और आपको Cl नेगेटिव भी सेपरेटली मिलेगा, सेम वे में वो है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसा कि बताया आपको कि न्यूक्लियोफिलिक तो वो पॉसिबल नहीं करता, तो पॉसिबल क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक बहुत ही अच्छी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं। इलेक्ट्रॉन लवर, आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन लवर, अब आप सोच के देखिए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ है। एक बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है एक इधर पड़े होंगे और एक इधर पड़े होंगे, यानी कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो अब सोचिए कि अगर इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज सॉरी, इलेक्ट्रोफाइल यदि इसके ऊपर अटैक करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन पाने के लिए या तो ऑर्थो पोजीशन पर जाएगा, या इलेक्ट्रॉन पाने के लिए वो कहाँ जाएगा, पैरा पोजीशन पर जाएगा। अब बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कि जब भी कभी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो और पैरा, ये दो ही प्रोडक्ट। अगर हमें पॉजिटिव चार्ज की पहचान हो गई तो बस आंख बंद करके एक ऑर्थो पोजीशन पर लगा दिए और एक पैरा पोजीशन पर लगा दीजिए। पैरा पोजीशन वाला हमेशा मेजर बनेगा और ऑर्थो पोजीशन वाला हमेशा माइनर बनेगा। रीज़न बिहाइंड सिमिट्री, इसकी सिमिट्री होती है और इसकी सिमिट्री नहीं होती, ये बहुत इजीली पैक हो जाएंगे, बट इनकी पैकिंग बहुत लूज होती है तो इसकी वजह से ये कम बनता है। ठीक है, बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। और क्या क्या चीज़ें हैं, हेलोजिनेशन, यानी कि हेलोजन का करें तो कोई भी अगर हेलोजन के साथ हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो एक ऑर्थो बनेगा और एक पैरा बनेगा। नाइट्रेशन, एक नाइट्रेट उधर लगेगा ऑर्थो पर, एक उस पर सल्फोनेशन, एक
इसी तरीके से बस आगे चलते जाएंगे। तो देखिए कि हेलोजिनेशन में क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एग्जांपल करते हैं हेलोजिनेशन फर्स्ट। तो एनहाइड्राइड FeCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है जिसके कारण क्लोरीन जो है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करती है। एक ऑर्थो पोजीशन पर लगा और एक पैरा पोजीशन पर लगा, सॉरी पैरा और ऑर्थो पर लगा। तो ये माइनर होगा और ये क्या होगा, मेजर होगा। सेम वे में वही चीज़ अपने को देखनी है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, अब ये कंडीशंस आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जब भी हम इन फ्यूचर हेलोजिनेशन की बात करेंगे तो कंडीशन यही रहेंगी और इन्हीं को ही आपको कंसिडर करना है। कारण क्या है, FeCl4 नेगेटिव बनेगा और Cl पॉजिटिव बनेगा, तो जिसकी वजह से ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। सेम वे में यहाँ पर HNO3 है, HNO3 से यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, दोनों के दोनों ये इनकी रिएक्शंस जो है ये फर्दर मैं आपको समझाऊंगा जब हम बात करेंगे नाइट्रेशन की, सॉरी जब अमाइंस की बात करेंगे तब अमाइंस के अंदर इसके अंदर कैसे ये NO2 के अंदर कन्वर्ट होता है हम उसके ऊपर बात करेंगे। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। NO2 की आप देखें तो दोनों के दोनों इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दैट नाइट्रोजन इज पॉजिटिवली चार्ज, तो एक ऑर्थो पोजीशन पर लगेगा और एक पैरा पोजीशन पर लगेगा। सो बाय दिस वे ये इजीली आप समझ सकते हैं। सल्फोनेशन डायरेक्ट H2SO4 के साथ रिएक्शन कर दीजिए। H2SO4 के साथ जब आप रिएक्शन करेंगे, याद करें वो कंसनट्रेटेड होना चाहिए, इसको हीट करने से दैट इज SO3H आपको मिल जाएगा। ठीक है, SO3H यदि हम बात करें तो S जो है वो यहाँ पे सेंट्रल है। इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनेगा, सो दैट विल सिंगल एंड डबल, यहाँ पे यू OH एंड OH और यहाँ पर क्या होगा, दैट इज़ द O एंड दैट इज़ द O। ठीक है, तो इस तरीके की होगी पोजीशन। अब इसके ऊपर देखिए कि ये OO इट हैज़ द पॉजिटिव चार्ज, ये इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर SO3H की फॉर्मेशन इसलिए होगी क्योंकि एक H को यहाँ से लीव करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो मेंटेन करना है उसके वैलेंसी को, वो उस वजह से मेंटेन करना पड़ेगा जब यहाँ से एक H को ऐसे रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, सो एक माइनर एक मेजर बनेगा। नेक्स्ट फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट को आपको बहुत अच्छे से समझना है। फ्रीडल क्राफ्ट के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जब भी कभी हम इसको CH3Cl से करते हैं, देखिए बड़ा इजी है। CH3Cl बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 पॉजिटिव में एंड प्लस Cl नेगेटिव में, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। सेम वे में यहाँ पर ये बात करते हैं COCl, दैट इज़ दी, ये एसिड ग्रुप का पार्ट है। यहाँ अगर H होता तो ये OH होता, तो ये क्या होता, COOH। OH की रिप्लेसमेंट किससे कर दी, Cl से। नो डाउट Cl इज ए गुड लिविंग ग्रुप, तो लिविंग ग्रुप बन गया। ये क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड O एंड विद पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नाउ दिस एक ऑर्थो पर और एक पैरा पर आपको लग जाएगा, मेजर और माइनर के फॉर्म में। नाउ और जो मेटल वाली कुछ एक रिएक्शन पेंडिंग पड़ी हुई थी उसको भी देख लेते हैं। वुड्स फिटिक रिएक्शन। पहले फिटिक रिएक्शन को देखते हैं। फिटिक रिएक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब भी बेंजीन रिंग जो है वो दो, मतलब बेंजीन का या फिनाइल का जब हम यूज़ करते हैं सेम प्रोसेस में जो वुड्स रिएक्शन में किया था, सेम वही सोडियम के साथ हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो अपने को डाइफिनाइल की फॉर्मेशन मिलती है। अब वुड्स फिटिक क्या होगा, एक तो हमने एल्काइल की चेन ले ली और एक एराइल की चेन ले ली। जब हम इस चीज़ को रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास इस तरीके के कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, तो दैट इज कॉल्ड दी वुड्स फिटिक रिएक्शन।